The issue of Kachativu Island and the time of elections seems weird now, but as a यूपीएससी एस्पिरेंट हमको यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं देखनी है और यहाँ पे हमको कच्चा दीवू आइलैंड की लोकेशंस वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें देखनी है। अब देखो कच्चा दीवू आइलैंड जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनकर आ रहा है। ये जो कच्चा दीवू आइलैंड है ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है। सबसे पहले तो याद रखना यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बस्ती नहीं है, ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है जो कि पार्क स्ट्रेट के पास लोकेटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी उठ के आ रही है, तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लोकसभा के सामने कच्चा दीवू आइलैंड को एक बार फिर से एज अ हॉट टॉपिक उठाया है और इसको न्यूज़ में लाया है। ठीक है। इसके बारे में हम पहले इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं कि आखिर ये कच्चा थिबू आइलैंड निकला कहाँ से। तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो रामनाथ किंगडम जो रामनाथपुरम रामेश्वरम में था, जो कि बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी बनकर आया था ब्रिटिश रूल के दौरान, ये वहाँ की कहानी है जो उठ के आती है। रामनाथ किंगडम से ये लोकेट जो है अ, हमारी कनेक्टेड है। कच्चा थीवू जो बिलोंग करता है वो रामनाथ जमींदारी से बिलोंग करता है जिसे नायक डायनेस्टी ने एस्टैब्लिश किया था 1605 में। और इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में 69 कोस्टल विलेजेस थे, 11 आइसलेट्स थे, जिसमें से एक पार्ट था हमारा कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू जो था उस टाइम पे सेतुपति डायनेस्टी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। और ये आइलैंड फर्स्ट डच को लीज पे दिया गया था 1767 में। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो वहाँ पे पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ ही साथ लीज पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दिया गया था 1822 में। इसी वजह से यही कारण है कि हम अपना हिस्टोरिकल क्लेम इस पे डालते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकली हम बोलते हैं कि इंडिया इस पर्टिकुलर लैंड का जो है ओनर है इस बैरन आइलैंड का। ब्रिटिश रूल के दौरान द मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और ब्रिटिश ने ही मैक्सिमम, वही कारण है कॉलोनियल गवर्नमेंट्स जो ऐसे एग्रीमेंट करके गई है और ऐसे हॉट लैंड बाउंड्रीज को उसने छोड़ दिया है लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल। उसी में से एक पार्ट हमारा कच्चा तीवू आइलैंड का भी है जो कि उसने एक्सप्लिसिटली एड्रेस ही नहीं करा था कहीं पे भी किसी भी एग्रीमेंट। The issue of this island sovereignty emerged more prominently after both country gained independence. जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, जैसे ही इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और वहीं पे श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, ये जो पर्टिकुलर इशू है आइलैंड सॉवरेनिटी का वो निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उसको एक्सप्लिसिटली कहीं पे एड्रेस किया ही नहीं था। ट्रेडिशनली अगर हम बोले तो श्रीलंकन तमिल और तमिलनाडु फिशरमैन जो हैं हमारे, वो इस पे क्लेम करते हैं, वो कहते हैं ये हमसे बिलोंग करता है। और उसी के काउंटर क्लेम में श्रीलंका ये कहता है कि जो कैथोलिक चर्च है इस पर्टिकुलर आइलैंड पे वो जाफना डियोसिस से बिलोंग करता है जो कि श्रीलंका का पार्ट है। और इसी वजह से कच्चा थीवू भी इसी का पार्ट बनकर आ जाता है। अगर आज की बात करें कि कच्चा थीवू आइलैंड पार्ट किसका है तो श्रीलंका की सॉवरेनिटी के अंदर ये आता है। 1921 में आइलैंड जो है वो कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश सैलोन यानी कि श्रीलंका, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कभी कंट्रोल किया ही नहीं था। और आज इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्लेम कर रही है। क्यों क्लेम कर रही है इसका भी कारण आगे मैं बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट इसने कभी भी इसको कंट्रोल नहीं किया। जो एरिया था वो कभी भी डिमार्केट नहीं किया गया कि वो इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको सिर्फ 2 दिन और 1 रात के लिए हर साल यहाँ पे अलाउ है आना। ठीक है। इस पर्टिकुलर आइलैंड पे। और क्यों अलाउ है? क्योंकि यहाँ की जो सेंट एंटनी श्राइन है, ये जो पर्टिकुलर श्राइन है उस टाइम यहाँ पे जब फेस्टिवल होता है तो उस पर्पस से यहाँ पे वो रिलीजियस बिलीफ के पर्पस से यहाँ पे आके
इंडियन सिविलियंस यहाँ पे अलाउ होते हैं सिर्फ 2 दिन और 1 रात के लिए हर साल। ठीक है। अब सेंट एंटनी क्या है, वो पेट्रॉन डिटी माना जाता है, जो हमारे सी फेरर्स होते हैं उनकी पेट्रॉन डिटी मानी जाती है। अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट कच्चा थीवू का वो प्राइमरली फिशिंग राइट्स पे होता है। ठीक है, ज्यादातर वो फिशिंग राइट्स पे निकल कर आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, तो मेंस के पर्पज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो फिशरमैन हैं दोनों ही कंट्री के, वो इसके पानी को यूज करते हैं ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे, और अरेस्ट भी होता है इंडियन फिशरमैन का नेवल फोर्सेस के द्वारा, जो कि श्रीलंकन फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को ये पर्टिकुलर आइलैंड कब ट्रांसफर किया गया, 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, और उसमें श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया था कच्चा थीवू आइलैंड को, और वो भी बिना डिस्कशन के। ये ही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनकर आता है कि बिना डिस्कशन के आपने कैसे उसको ट्रांसफर कर दिया, जबकि साफ साफ बेरूबरी यूनियन केस में दे रखा है कि पार्लियामेंट की मर्जी के बिना ये जो सीडिंग होती है किसी भी इंडियन टेरिटरी की वो हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो यहीं से पर्टिकुलर इशू उठ के आता है, और वो किया भी क्यों था, बिकॉज हमको उस टाइम इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सपोर्ट चाहिए था श्रीलंका का, तो हमने उसको एज अ गिफ्ट जो पर्टिकुलर कच्चा थी वो आइलैंड है वो दे दिया था। यही पर्टिकुलर इशू आज बनकर आ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बेरूबरी यूनियन केस में साफ साफ कह रखा है कि सीडिंग तभी होगी जब अप्रूव करेगा पार्लियामेंट, और उस टाइम पे किसी भी तरीके का पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं मिला था। और यही कारण है कि ये जो कच्चा थी वो आइलैंड है उसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल माना जाता है इंडियन के थ्रू, कुछ इंडियंस के थ्रू। ठीक है। अब श्रीलंका का अगर इंस्टांस देखें तो क्या है, तो श्रीलंका का कहना है कि कच्चा थी वो आइलैंड श्रीलंका से ही बिलोंग करता था लास्ट से ही, और अगर इंडिया को वो एज अ वेगा बैंक एक रिटर्न में आइलैंड भी देता है। 1974 का एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसके अंदर जो हमारे इंडियन फिशरमैन्स थे उनके पास राइट था ड्राई देयर नेट का, और उसके साथ साथ वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स जो इंडियन आइलैंड चर्च थी वहाँ पे आने का। तो ये जो पर्टिकुलर 1974 का राइट है ये भी श्रीलंका देता है, और उसके साथ साथ वेगा बैंक भी देता है रिटर्न में। ठीक है। अब एक बार कच्चा थीवू आइलैंड की ये लोकेशन देख लो, और यहाँ पे एक ही ये पर्टिकुलर जगह है जिसे हम सेंट एंटनी चर्च कहते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं। अदरवाइज ये पूरा का पूरा बैरन आइलैंड है। ठीक है, ये पूरा हमारा बैरन आइलैंड निकल कर आता है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, इसके आसपास जो जाफना है वो आपकी किधर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है, बिकॉज जो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जाफना इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और श्रीलंका किधर है, इंडिया किधर है, पाक स्ट्रेट किधर से जाती है इसमें। ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कला कदल। कला कदल क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। ये फ्लडेड हाउसेज होते हैं केरला के कोस्टल एरियाज में। जो हमारे फ्लडेड हाउसेज हैं उनमें ये किस तरीके से अलग है सुनामी से, और ये कैसे फ्लड कर रहा है। रिसेंटली जो संडे से ही यहाँ पे लगातार फ्लड्स आ रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कला कदल एक तरीके का स्वेल सर्ज होता है। ये फ्लडिंग इवेंट है और ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में होता है। कलाकडल जो है वो मलयालम भाषा से निकल कर आया है, और ये वहाँ के लोकल फिशरमैन यूज करते हैं। कलन का मतलब होता है, जो हमारे ये दो वर्ड से बनकर जुड़कर बना है, एक कलन है दूसरा कडल है। कलन हमारा मतलब होता है उसका थीफ, और कडल का मतलब होता है सी। तो जब इसको कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ओशन दैट अराइव्स एज अ थीफ। ठीक है। और इस पर्टिकुलर टर्म को 2012 में यूनेस्को ने भी जो है रिकॉग्नाइज किया है, अप्रूव किया है। अब कला कडल कॉज करता है वेव्स को, जो कि ओशन स्वेल फॉर्म करती हैं,
और बाद में यही इसको ही हम नाम दे देते हैं स्वेल सर्ज का। ओशन स्वेल जो होती हैं वो जनरली लोकल विंड से कॉज नहीं होती हैं। इसको आप याद रखिएगा, आपसे इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ ये रादर कॉज करती हैं डिस्टेंट स्टॉर्म लाइक हरिकेन्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्यूर्स गेल विंड्स एंड ऑल। उसके साथ साथ जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो एयर से वाटर में होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कलाकडल जो है कॉन्सिक्वेंस है स्ट्रॉन्ग विंड्स का, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन में कॉज होता है, ये याद रखिएगा। और ये आपको कहीं कोस्टल एरियाज में मैक्सिमम देखने को नहीं मिलेगा, ये सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन में देखने को हमें मिलता है। और जनरली ये 2 to 3 डेज का इवेंट होता है। अब कलाकडल कैसे डिफरेंट है सुनामी से, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये हमारा 2004 की सुनामी के बाद स्पॉटलाइट में आया था, जिसने 10,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था, उनकी डेथ हो गई थी इसमें। और कलाकडल जो है वो मिस्टेकन फॉर्म है सुनामी का। कई लोगों को ऐसा लगता है सुनामी एंड कलाकडल आर द सेम टर्म्स, बट दे आर डिफरेंट। बिकॉज सुनामी जो है वो सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड अंडर वाटर होती हैं, अंडर वाटर डिस्टर्बेंस होता है, और जनरली वो अर्थक्वेक से कॉज होता है। बट ये कोस्टल एरियाज पे होता है। यहाँ पे एज इन द इमेज आप देख रहे होगे, ये मेजरली कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, और सुनामी जनरली हमारी हर जगह कॉज हो सकती है, बट ये यहाँ पे ही सिर्फ कॉज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कलाकडल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दीज टू हॉट टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज न्यूज़ पेपर। Thank you so much for your patient listening. Let's meet in the next video.